हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुनील कुमार शर्मा। बच्चे मुझे एस सर के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, रेजोनेंस की परंपरा है जेईई मेंस के सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की। उसी परंपरा के अंतर्गत आज फिर हम 31 अगस्त शिफ्ट 1 यानी मॉर्निंग सेशन का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑलरेडी 1 to 15 क्वेश्चंस का डिस्कशन हो चुका है। मैं क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 16 ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है, ठीक है ना, और इंस्ट्रूमेंट पर बेस्ड गैल्वेनोमीटर, जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं ना, गैल्वेनोमीटर, अमीटर, वोल्ट मीटर, बस वही क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक गैल्वेनोमीटर, उसका कुछ रेजिस्टेंस होता है, शंटिंग करते हैं कुछ इस तरह से। जो भी टोटल करंट है ना, अगर वो मैं मान लूँ सर्किट में आई है, ठीक है, तो क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच में 2% ऑफ टोटल करंट और शंट रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम, इसकी वैल्यू Rg। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस निकालना है मुझे, ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखना, इस ब्रांच में जो करंट है, अगर मैं कह दूं वो I1 है, तो जो I1 की वैल्यू है ना, वो है 2% ऑफ टोटल करंट। करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर इज 2% ऑफ टोटल करंट, जिसका मतलब कितना हो गया 2/100 इंटू I, यानी कि I/50। ठीक है, तो ये I1 आ गई गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच में। I1 कह दो या Ig कह दो। अब ध्यान से देखना, अगर टोटल करंट I है और इसमें करंट I1 है और दो पैरेलल रेजिस्टेंस हैं Rg एंड 5, तो जो भी I1 की वैल्यू है ना, ये बराबर होगी I टोटल करंट इनटू दिस 5। ठीक है ना, ये टोटल करंट है I1 निकालना मुझे, तो I1 बराबर क्या हो जाएगा I इंटू 5 अपॉन Rg प्लस 5। ठीक है, I इंटू 5 अपॉन Rg प्लस 5। अब वैल्यू पुट कर दो I1 की, कितनी है, ध्यान से देखो, I/50। ऑब्वियस है, I गायब हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, यहाँ क्या मिलेगा मुझे 250 इक्वल टू Rg प्लस 5। सॉल्व करेंगे, Rg इक्वल टू कितना आ जाएगा, ठीक है ना, 5 उधर लगे 245। ठीक है, 245, 250 माइनस 5, यानी कि अपना आंसर आ जाएगा 250 ओम। तो देख रहे हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड, यानी जो क्वेश्चन कह रहा है बस हमने सिर्फ वही किया। गैल्वेनोमीटर में जो करंट दी गई थी वो निकाल ली हम लोगों ने, टोटल करंट का 2%, ठीक है, और फिर उसी I1 की वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ I निकाल ली, डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया करंट का दो हिस्सों में, I1 बराबर I इंटू 5 अपॉन Rg प्लस 5 बराबर I/50। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और सॉल्व करके Rg की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ये इलास्टिसिटी का क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। यूनिफॉर्म रॉड है जिसका वेट 10 न्यूटन है, ठीक है, एक एंड पे अटैच कर दी, कुछ ऐसे मान लो ये रॉड है, इसकी लेंथ हमने मान ली L, और जो टोटल वेट है ना वो 10 न्यूटन है, यानी W बराबर 10 न्यूटन गिवन है। ठीक है, अब इन्होंने कहा है लेंथ मालूम है 10 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यंग मॉडुलस पता है 2 इंटू 10⁻11, निकालना है एलोंगेशन ऑफ द रॉड उसके अपने वेट की वजह से। गौर से देखो, खुद के वेट की वजह से एलोंगेशन निकालना है। तो अगर मुझे इस रॉड में खुद के वेट की वजह से एलोंगेशन निकालना होता है, तो पता है डिफरेंट पॉइंट पे टेंशन डिफरेंट होता है, और किसी भी हिस्से का जो एलोंगेशन है वो उस पॉइंट पर टेंशन पे डिपेंड करता है। तो अगर मान लो मैंने कह दिया यहाँ से x डिस्टेंस पर एक छोटा सा टुकड़ा ले लूँ मैं ऐसे करके dx, और इस dx टुकड़े में पता लगाऊं एलोंगेशन कितना है। ठीक है, ये dx टुकड़े में, तो नीचे वाले पोर्शन x का जो वेट है वही तो टेंशन होगा इस पर्टिकुलर पोजीशन पे, तो टेंशन कितना आ जाएगा T बराबर, ध्यान से देखना, अगर टोटल लेंथ इसकी L है और मास m है, तो मास पर यूनिट लेंथ कितना होता है m/L। ठीक है, इनटू x, इतने हिस्से का मास हो गया, इनटू g,
ये हो गया टेंशन। अब इस टेंशन के कारण मुझे dx हिस्से में कितनी लेंथ में चेंज है वो निकालना है। तो यंग्स मॉडुलस y बराबर क्या होता है, टेंशन अपॉन एरिया डिवाइड अपॉन चेंज इन लेंथ dl अपॉन dx, ठीक है ना, स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। इसका मतलब है अगर मैं dl अपॉन dx की वैल्यू निकालूं तो क्या मिलेगा, t अपॉन ay, वैल्यू पुट कर दो, बराबर टेंशन कितना है mg x अपॉन, और यहाँ पर l है तो a l y, ठीक ना। तो dl अपॉन dx बराबर mg जो कि w के बराबर है। ये जो वेट है ना यही तो है mg जो क्वेश्चन में 10 न्यूटन गिवन है। अब मुझे एलोंगेशन निकालना है l बराबर पूरी लेंथ में, तो ध्यान से देखें mg अपॉन al, ठीक है ना, ये कॉमन आ जाएगा ALY, अंदर क्या मिलेगा मुझे dl अपॉन dx बराबर दिस लिखा हुआ है, dl l निकालना है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा मुझे, ठीक है ना, कहाँ से कहाँ तक 0 से l, और ये मिलेगा x dx। जैसे इसको सॉल्व करेंगे वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी mg अपॉन, ठीक है, यहाँ l है, ऊपर आ जाएगा l स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2, तो एक l बचेगा और नीचे हो जाएगा 2ay। अब mg की डायरेक्ट वैल्यू मुझे 10 न्यूटन पता है, ये वैल्यू दे रखी है, लेंथ मालूम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता है, y पता है, सारी वैल्यूज हम पुट करेंगे और सॉल्व करके अपना आंसर निकाल लेंगे। अब सिर्फ हमें कैलकुलेशन करनी है, तो जैसे हम कैलकुलेशन करेंगे सारी वैल्यूज पुट करेंगे, तुम देखोगे सॉल्व करने के बाद ये कुछ 25 इंटू 10 टू द पावर -11 मीटर आएगा, जो कि ऑप्शन 2 में गिवन है। तो बिल्कुल बेसिक है, इलोंगेशन निकालना था अपने वेट की वजह से। कैसे निकाला हम लोगों ने, x पोजीशन पर छोटा सा एलिमेंट dx लिया, इसी की लेंथ में चेंज dl कह दिया। तो पहले हमने यहाँ टेंशन निकाल ली। टेंशन क्या होता है, इतने पोर्शन का वेट, यानी कि m/l मास पर यूनिट लेंथ इंटू x, उतने हिस्से का मास इंटू g, t बराबर mg। फिर ये वाला फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, यंग्स मॉडुलस बराबर होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस हो गया t अपॉन ए डिवाइड अपॉन dl अपॉन dx। सो dl अपॉन dx अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं तो t अपॉन ay, t की वैल्यू पुट कर दी और फिर इंटीग्रेट करके टोटल एलोंगेशन निकाल लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, इस क्वेश्चन में क्या है, एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अब हमें एंगुलर मोमेंटम के बारे में बातें करनी है, तो ध्यान से देखना, अगर मैं सर्किल बना दूं और पार्टिकल कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा से घूम रहा है, ये इसकी एक्सिस बना दी मैंने सर्किल की। मान लो पार्टिकल यहाँ पर है और इधर जा रहा है, ये डिस्टेंस है r, ठीक है ना। तो जो भी एंगुलर मोमेंटम है ना, अगर पार्टिकल सर्किल पर घूम रहा है और v वेलोसिटी है और ये r है, तो हम जानते हैं r क्रॉस mv, ये होता है एंगुलर मोमेंटम। अगर r और mv के बीच का एंगल देखें तो ये r वेक्टर हो गया, mv अंदर की तरफ है यानी 90, तो मतलब अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालें हम, ध्यान से देखें तो कितना आ जाएगा हमारे पास mv/r। v और r इन दोनों में कोई चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड है, इसका मतलब है मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। और डायरेक्शन क्या होगी, ध्यान से देखो, अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है ऊपर की ओर, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूम रहा है ना तो ऊपर की तरफ, इसका मतलब है किसी भी पोजीशन पे पार्टिकल यहाँ पर है या यहाँ पर है, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हर समय एक्सिस के लॉन्ग ऊपर की तरफ आएगी, यानी बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिमेन्स सेम, मतलब दोनों चीज़ों में कोई चेंज नहीं आएगा अगर मैं सेंटर के अबाउट इस पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम के बारे में बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 रेडियो एक्टिविटी का क्वेश्चन है और इसके पहले भी ये जेईई मेंस के एग्जाम में आ चुका है इसी टाइप का, लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट। ध्यान से देखें, यहाँ पर ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जिसका बी में डिके हो रहा है और बी फर्दर सी में, ठीक है ना, डिके कांस्टेंट दोनों के लिए सेम हमने मान लिया है, क्वेश्चन में गिवन है, गौर से देखो, सेम हाफ लाइफ है, ठीक है। तो हाफ लाइफ अगर सेम है तो लैम्डा भी सेम होगा, क्योंकि हम जानते हैं टी हाफ बराबर क्या होता है ln2 अपॉन लैम्डा, या लैम्डा बराबर ln2 अपॉन टी। अब ध्यान से देखना, शुरुआत में अगर मान लो मैं कह दूं कि ए के नंबर ऑफ न्यूक्लियाई n0 है, ऑब्वियस है बी
और सी के नहीं है, तो पहले बी बनेगा फिर उसका डिके होगा। ए के फॉर्मेशन का रेट अगर किसी टाइम पर मैं कह दूं ए के नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एन ए हैं, बी के नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एन बी हैं, ठीक है ना। तो अगर बी की हम बात करें तो जो भी इसका फॉर्मेशन रेट है ना डी एन बी अपॉन डी टी बराबर कैसे लिखोगे, लैम्डा यहाँ कितना एन ए माइनस लैम्डा इंटू एन बी। शुरुआत में बी नहीं है, पहले है, फिर एक टाइम आएगा जब डी एन बी अपॉन डी टी बराबर 0 हो जाएगा, यानी जब दोनों बराबर हो जाएंगे, एन ए बराबर एन बी, क्योंकि लैम्डा हम लोगों ने कॉमन कर दिया है, ठीक है ना। तो ये हटा दो, लैम्डा एन ए माइनस एन बी लिखा हुआ है। अब ध्यान से देखना यहीं पर, तो हमें ग्राफ बनाना है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई का टाइम के साथ। तो शुरुआत में बी है नहीं, धीमे धीमे बी बढ़ेगा और बी के बनने का रेट गौर से देखो, शुरुआत में देखो ना फॉर्मेशन रेट ज़्यादा होगा क्योंकि इसके नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ज़्यादा है। जब ये बन रहा होगा तो इसका जो डिके रेट है वो भी बढ़ता जा रहा होगा, एक टाइम आएगा रेट 0 डी एन बी अपॉन डी टी यानी मैक्सिमम हो गया। उसके बाद फाइनली सब कुछ सी में कन्वर्ट होना है तो बी का फर्दर डिके होगा, मतलब पहले बढ़ेगा, मैक्सिमम होगा और फिर घटेगा। तो इन गिवन ऑप्शन में ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, ये कैरनॉट इंजन का क्वेश्चन है, अक्सर करके जेईई मेंस में इस टॉपिक पर क्वेश्चन आता ही है, ठीक है ना। और सिंपल एक फॉर्मूला होता है उसी का यूज करना है। जैसे यहाँ पर देखो, कैरनॉट इंजन हैविंग इनिशियल एफिशिएंसी 1/4, टेम्परेचर ऑफ सिंक रिड्यूस्ड बाय 58 केल्विन। तो हमें निकालना है दिया हुआ है एफिशिएंसी बिकम्स 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द सिंक। फॉर्मूला क्या होता है एफिशिएंसी का, ईटा इक्वल टू 1 माइनस T2 बाय T1, जहाँ सिंक का टेम्परेचर T2 है और सोर्स का टेम्परेचर T1 है। क्वेश्चन में ये वैल्यू ईटा कितनी दे रखी है, गौर से देखो 1/4, तो 1/4 इक्वल टू क्या लिखोगे 1 माइनस यहाँ कितना आ जाएगा T2 बाय T1। इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले आओ, तो गौर से देखना T2 बाय T1 की जो वैल्यू है ना ये बराबर हो जाएगी 3/4, मतलब एक तरह से T1 और T2 के बीच में एक रिलेशन आ गई, ठीक है। तो पहला स्टेप तो हमने ये किया कि जो भी इफिशिएंसी गिवन थी 1/2 उससे उसका यूज करके T2 और T1 के बीच में एक रिलेशन निकाल ली। नेक्स्ट अब क्या करते हैं, T2 को कम कर दिया 58 केल्विन, रिड्यूस कर दिया, और जो इफिशिएंसी है ना वो कितनी हो गई 2 टाइम्स, यानी कि 1/4 का 2 टाइम्स, तो 2 इंटू 1/4 मीन्स 1/2 हो गई, 1/2 बराबर 1 माइनस यहाँ टेम्परेचर कितना कर दिया है T2 माइनस 58 डिवाइड अपॉन कितना T1, T2 अपॉन T1। एक्चुअल में मुझे T2 निकालना है तो यहाँ से T1 की वैल्यू उठा करके यहाँ रखनी है, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब हमारे पास 2 इक्वेशन है, इक्वेशन 1 T2 अपॉन T1 बराबर समथिंग 3/4, और यहाँ पर T2 और T1 के बीच में एक रिलेशन और है, हमें क्या निकालना है T2। तो बस इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, यानी सिंपली हमें T1 की वैल्यू यहाँ से उठा करके यहाँ रखनी है और सॉल्व करके T2 निकालना है। जब हम सॉल्व करेंगे तो T2 की वैल्यू 174 केल्विन आ जाएगी। कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, छोटे छोटे कैलकुलेशंस हैं, बहुत मुश्किल कैलकुलेशंस भी नहीं है, तो बड़ी आसानी से हम इस तरह के क्वेश्चन हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, ये सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन है, डायोड पर बेस्ड, ठीक है ना। इसमें हमें एक डायोड दिया गया है, पीएन जंक्शन डायोड, सोर्स है, एक रेजिस्टेंस आर है, एक बैटरी भी लगी हुई है, और मुझे इस आर के अक्रॉस वोल्टेज कैसे वेरी कर रहा है, करेक्ट कर्व डिपिक्टिंग वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस आर विद टाइम, वो बताना है। कर्व कुछ इस तरह के आएंगे, ऑप्शन दिए हुए ध्यान से देखें, इन चारों ऑप्शन में से हमें सिलेक्ट करना है कि कैसे वोल्टेज आर के अक्रॉस वेरी कर रहा है, ठीक है। ध्यान से देखें, अब फिर क्वेश्चन पे वापस लौटते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने एक सोर्स लगा रखा है, ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स। ये कैसे वेरी करता है इसका अगर मैं ग्राफ बना के दिखाऊं कुछ ऐसे, ठीक है, ये पूरा एक T हो गया, यहाँ T/2 हो गया। अब ध्यान से देखना, अगर मैं आर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालूं तो जब पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस होगा सर्किट में करंट अलाउ करेगा,
जब रिवर्स बायस होगा सर्किट में करंट अलाउ नहीं करेगा, यानी जब ये प्लस होगा एन माइनस होगा तो करंट अलाउ करेगा, यानी पॉजिटिव साइकिल में, और नेगेटिव साइकिल में कोई करंट अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, तो जब ये रिवर्स बायस्ड है तो आर में कोई करंट नहीं होगी, यानी वोल्टेज अक्रॉस आर जीरो होगा। जब फॉरवर्ड बायस्ड है तो आर में करंट आएगी। अब कब होगा, ध्यान से देखना, यहां पर 3 वोल्ट की बात हो रही है, इसके लिए इस आर में जब हमें करंट निकालने की बात आएगी तो अगर यहां पर करंट फ्लो करेगी तो इसका मतलब है कि कंडक्टिंग का मतलब हम उसके रेजिस्टेंस को जीरो मान ले रहे हैं, कंडक्टिंग वायर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, 10 sin ओमेगा टी। ठीक है, ये अगर मैंने जीरो माना, ठीक है, तो ये 10 sin ओमेगा टी, ये वाला तो ये भी 10 sin ओमेगा टी। यहां पर गौर से देखो, ये 3, इस आर में करंट कब आएगी, जब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस कब आएगा, ध्यान से देखना, ये धीमे धीमे जब बढ़ेगा पॉजिटिव साइकिल में और 3 हो जाएगा तो 3 और 3 जीरो, यानी तब तक कोई करंट नहीं आएगी। 3 से बड़ा करोगे तो सर्किट में करंट का फ्लो होगा। मतलब इस आर में करंट कब फ्लो करेगी, जब वोल्टेज 3 वोल्ट से बड़ा करोगे अप टू 10 तक। उसके बाद में जब नेगेटिव हो जाएगा, गौर से देखो यहां पर घट रहा होगा तब भी करंट होगी, फिर जब नेगेटिव होगा तो फिर करंट का फ्लो नहीं होगा, क्योंकि तब पीएन जंक्शन रिवर्स बाइस्ड होगा। ठीक है, यहां पर ध्यान से देखना, ये वाली वैल्यू कितनी है, 10। इसका मतलब हो गया, मैं अगर एक लाइन बना दूं ऐसे 3 वाली, ठीक है, ऐसे, गौर से देखें, मैं दूसरे कलर का यूज कर लेता हूं, एक लाइन बना दी मैंने ऐसे, ये 3 वोल्ट है। तो जब टाइम इतना हो जाएगा कि इसका पोटेंशियल बढ़ते बढ़ते 3 हो जाएगा, उसके बाद सर्किट में करंट अलाउ होगी, यानी यहां ये वाला टाइम। ऐसे ही यहां पर देखो, तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये हमें मिलेगा, फिर नीचे वाला जो पोर्शन है ये नहीं मिलेगा, और फिर हमें ये वाला पोर्शन मिलेगा। गौर से देखो, ये वाला पार्ट 3 और 7, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस है रेजिस्टेंस के अक्रॉस, वो कैसे लिखोगे, 10 sin ओमेगा टी -3। तो जो भी डिफरेंस आएगा मैक्सिमम वो कितना आएगा, 7। एक डायरेक्शन में ही करंट अलाउ करेंगे, रिवर्स बायस के केस में कोई करंट नहीं होगी। तो 3 और 10 यानी कि 7 वोल्ट के डिफरेंस की बात आएगी। कुछ देर तक करंट फ्लो नहीं करेगी, जब 3 वोल्ट से बड़ा हो जाएगा करंट फ्लो करेगी। जब तक पॉजिटिव है करंट का फ्लो होगा, नेगेटिव में करंट का फ्लो नहीं होगा, यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हमें कर्व में दिखाई पड़ेगा। तो अगर मैं आंसर की बात करूं तो ध्यान से देखें, जो गिवन ऑप्शन है यहाँ पर इन्होंने 10 वोल्ट लिखा है, नहीं 7 वोल्ट आना चाहिए डिफरेंस, और फिर गौर से देखो इन दोनों में कुछ टाइम तक कोई करंट नहीं, यानी जब 3 वोल्ट हो जाएगा तब ही करंट फ्लो करेगी। तो ये वाला पोर्शन जैसे कि हमने पहले दिखाया, गौर से देखो ये वाला पार्ट, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, ये पोर्शन, ये पोर्शन, ठीक है। तो थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन था कि कैसे फॉरवर्ड बायस के केस में करंट फ्लो करती है और रिवर्स बायस के केस में करंट फ्लो नहीं करती है। रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज तभी आएगा जब उसमें करंट फ्लो कर रही होगी, और वो कब फ्लो करेगी, जब 3 वोल्ट से बड़ा कर दोगे, क्योंकि 3 वोल्ट तक पोटेंशियल डिफरेंस 0 रहेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, इस क्वेश्चन में एक कार है जो एक हॉरिजॉन्टल बैंक्ड रोड पर सर्कुलर ट्रैक पर v स्पीड से मूव कर रही है। ठीक है। पार्टिकल इज टाइड विद स्टिंग फ्रॉम सीलिंग ऑफ द कार, और हमें पता लगाना है एंगल, ठीक है ना। तो ध्यान से देखें, एंगल निकालने के लिए, और एंगल कहां से निकालना है, वर्टिकल के साथ, एंगल मेड बाय स्टिंग विद वर्टिकल। तो अगर हॉरिजॉन्टल सर्किल है और वर्टिकल के साथ एंगल निकालना है, ये पेंडुलम हो गया, ये एंगल मान लिया थीटा, और ये जो पार्टिकल है ना, कार अगर r रेडियस के सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रही है तो ये पार्टिकल भी r रेडियस के सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रहा होगा। ये रेडियस कितनी हो गई है, r। तो यहाँ रस्सी में जो भी टेंशन है t, उस टेंशन का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो इसके वेट को बैलेंस कर रहा होगा, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो इस पार्टिकल को रिक्वायर्ड सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा। इसका मतलब है t sin थीटा की जो वैल्यू है
ये बराबर हो जाएगी mv²/r, और t cos थीटा की जो वैल्यू है ये बराबर हो जाएगी mg। दोनों को डिवाइड कर दो, यहाँ से क्या मिलेगा हमें, tan थीटा बराबर mm गायब हो जाएगा v²/rg। मुझे क्या निकालना है, थीटा। सो थीटा विल बी tan इनवर्स v²/rg। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। स्ट्रिंग के टेंशन का एक कंपोनेंट वेट को बैलेंस करेगा। हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की बात करनी है क्योंकि पार्टिकल सर्किल पर घूम रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्किल पर ऑफ रेडियस r। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा tan थीटा इक्वल टू v²/rg, जो कि ऑप्शन 2 में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, अगेन सेमीकंडक्टर। ठीक ना, लॉजिक गेट पर बेस्ड। अक्सर करके मेंस के एग्जाम में लॉजिक गेट पर क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है ना, ये एक आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें ध्यान से देखना, इस पूरे कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें बात करनी है कि ये किसके इक्विवेलेंट है, एंड गेट, और गेट, नॉर गेट। तो ध्यान से देखना, यहाँ पर अगर मैं कह दूँ ये A है और ये B है, इनपुट A एंड B यहाँ पर, तो ये A इनपुट यहाँ जाएगा और B यहाँ पर जाएगा। गौर से देखो तो A और B, तो इसका मतलब ये और यानी A प्लस B। सिमिलरली ध्यान से देखना, ये वाला जो A है यहाँ पर आया, ये A था, ये B था। ऐसे ही यहाँ पर देखो, ये A यहाँ पर आया और ये B। जो इनपुट हम यहाँ दे रहे हैं बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर दे रहे हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग एंड गेट यानी कि A डॉट B। तो अब यहाँ पर मुझे A प्लस B और यहाँ पर A डॉट B। इसका मतलब है जो आउटपुट मिलेगा, मान लिया हमने Y है, तो ये जो Y आउटपुट है ये किसके बराबर हो जाएगा, A प्लस B डॉट A डॉट B। ठीक है ना, A डॉट B या AB सिंपल। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, AB। ठीक है ना, क्योंकि A डॉट A होता है, तो AB प्लस AB यानी A प्लस A इस तरह का है, AB प्लस AB किसके बराबर आ जाएगा, AB। और AB का मतलब हो गया ये एंड गेट है, तो ये पूरा का पूरा सर्किट एंड गेट के इक्विवेलेंट है। या मैं 0 0 0 1 1 1 इस तरह की इनपुट दे करके आउटपुट निकाल सकता हूँ और फिर ट्रुथ टेबल बना करके चेक कर सकता हूँ कि ये पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन किसके इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो एक आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 24, ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को। व्हेन ए बॉडी इज सबमर्ज्ड टू ए डेप्थ d in a river, then volume decreases by 0.5%. If the bulk modulus of material of the body is 9.8 into 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, then find d। d निकालना है, मतलब एक बॉडी को हमने सबमर्ज कर दिया, ठीक है ना, रिवर में। तो गौर से देखना, इस क्वेश्चन में दिया क्या है हमें, वॉल्यूम में चेंज डेल्टा V अपॉन V घट रहा है, यानी वॉल्यूम स्ट्रेन कितना है 0.5% बराबर 0.5% का मतलब 100 बराबर कितना आ जाएगा 0.005। ये है वॉल्यूम स्ट्रेन। अब ध्यान से देखना, जो बल्क मॉडुलस होता है ना B, ये बराबर होता है माइनस, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग डेल्टा P प्रेशर में चेंज डिवाइड अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। अब अगर मैं h हाइट नीचे आ रहा हूँ यहाँ पर, तो इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक आने में प्रेशर में जो चेंज होगा ना डेल्टा P, वो किसके बराबर हो जाएगा, रो जी एच। ठीक है, हमें डेंसिटी ऑफ रिवर पता है, यानी कि प्रेशर में चेंज पता है। मतलब एक तरह से कह सकते हो कि जब बल्क मॉडुलस निकालेंगे तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये नॉर्मल स्ट्रेस है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यानी हमें निकालना है B की वैल्यू। तो सारी वैल्यू पुट कर दो, जैसे ही सॉल्व करोगे मुझे क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, रो जी एच डेल्टा P की जगह रख देंगे और डेल्टा V अपॉन V उठा करके यहाँ से रख देंगे। ये जो वैल्यू मिली है डेल्टा V अपॉन V, ये पूरी की पूरी वैल्यू। मुझे डेल्टा V अपॉन V पता है और डेल्टा P रो जी एच पता है, सारी कैलकुलेशन करनी है। वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, तो हमें बल्क मॉडुलस की वैल्यू निकल आएगी। यानी कि अब हमें रो रखना है, जी रखना है, एच रखना है, और क्वेश्चन में सारी वैल्यूज़ हमें दी गई हैं। ठीक है ना, तो जैसे हम सॉल्व करेंगे ना इन वैल्यूज़ को रखने के बाद, तो हमें क्या मिलेगा 5 × 10⁵ मीटर। ये वैल्यूज़ रखनी पड़ेंगी, सॉल्व करना पड़ेगा, छोटी सी कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है ना, तो हमें क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर
2। क्वेश्चन नंबर 25 केटीजीएन थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। फॉर ए सिस्टम dp अपॉन dv इक्वल टू माइनस AP इफ एट प्रेशर P0 वॉल्यूम इज 0, है ना, 0 वॉल्यूम कर दिया है, वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल, ऐसे कुछ रहा होगा, बच्चों ने बताया, और कैलकुलेशन के लिए उसे 0 लेना पड़ा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, मैक्सिमम टेम्परेचर की वैल्यू निकालनी है इस प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो ध्यान से देखें, पहले मैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। dp अपॉन p, p को इधर ले आओ, बराबर माइनस a dv, इंटीग्रेट कर दो। जैसे इंटीग्रेट करेंगे, प्रेशर जब P0 है ना तो वॉल्यूम 0, जब प्रेशर P है तो वॉल्यूम V है, यानी यहां से मिलेगा मुझे ln P अपॉन P0 बराबर माइनस AV, दैट मीन्स P इक्वल टू कितना, P0 e टू द पावर माइनस AV, इक्वेशन नंबर 1। यानी प्रेशर वॉल्यूम के साथ कैसे रिलेटेड है वो हमने यहां पर निकाल लिया। क्यों निकाला देखेंगे, अभी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। फिर देखो PV इज इक्वल टू nRT, आइडियल गैस इक्वेशन, जानते हैं प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन, n नंबर ऑफ मोल्स। अब अगर मैक्सिमम टेम्परेचर निकालना ना, जैसे नहीं टेम्परेचर अगर वॉल्यूम का फंक्शन है, मैक्सिमम टेम्परेचर निकालना है तो dt अपॉन dv बराबर 0, ऐसे तो करते थे। मैक्सिमम टेम्परेचर निकालना है तो टेम्परेचर ऐसे फंक्शन ऑफ वॉल्यूम, तो dt अपॉन dv बराबर 0। अब तो ध्यान से देखना, यहाँ पर अगर मैं इसी रिलेशन को वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूँ, सब बदल रहा है, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया तो फर्स्ट फंक्शन p, सेकंड का डिफरेंशिएशन v का, अब ये 1 हो गया, प्लस गौर से देखना, अब v इंटू पहले वाले का डिफरेंशिएशन dp अपॉन dv बराबर, यहाँ क्या मिलेगा, nr कांस्टेंट, t का वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में dt अपॉन dv, गौर से देखो, और dt अपॉन dv 0 करना है, ये 0 करना है, इसका मतलब ये पूरी वैल्यू 0 करनी है। ठीक है ना, देख रहे ना, ये वैल्यू कितनी है, 0। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, p प्लस v, ऐसा ही है, dp अपॉन dv इस प्रोसेस के लिए माइनस AP, तो यहाँ क्या लिख देंगे, माइनस AP। ठीक है, dp अपॉन dv और v है ही, बराबर कितना आ गया, 0। अगर मैं यहाँ से p कॉमन ले लूँ जो कि 0 नहीं हो सकता, तो यहाँ क्या जाएगा, 1 माइनस AV बराबर 0। इसका मतलब है v की वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन a, यानी AV बराबर कितना हो गया, 1। तो इस वॉल्यूम पर टेम्परेचर मैक्सिमम होगा, और फिर उस मैक्सिमम टेम्परेचर की वैल्यू कितनी होगी, T मैक्स बराबर P V अपॉन, ध्यान से देखो, T मैक्स की जगह NR। अब P की वैल्यू पुट कर दो, इस अल्फा V की जगह, वो AV की जगह कितना रख देंगे, यहाँ पर 1, तो P की जब वैल्यू पुट करोगे आ जाएगा P0 अपॉन E, देखो P0 अपॉन E, V की जगह 1 अपॉन A, तो A भी आ जाएगा, और NR तो दिया ही है, यानी P0 अपॉन AENR, P0 अपॉन NERA, जो कि ऑप्शन 1 में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 26, गौर से देखें, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसमें एक स्क्वायर दिया है छोटा, जो कि बड़े स्क्वायर के सेंटर पे रखा हुआ है, और मुझे इस कॉन्फ़िगरेशन का म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। ध्यान से देखना कैसे, मान लो इसमें करंट आया है, तो इस बड़े वाले फ्रेम के कारण सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो, और ये एरिया इतना छोटा है कि हम पूरे एरिया के लिए ये मान लेंगे कि जो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड है ना, वही मैग्नेटिक फील्ड पूरे एरिया के लिए, तो फ्लक्स निकल आएगा। फिर जो भी फ्लक्स है फाई बराबर mi कर दो, सॉल्व करोगे m निकल आएगा। तो ध्यान से देखना कैसे हम b निकालते हैं सेंटर पे, b/2, ये एंगल गौर से देखो 45, ये वाला एंगल भी 45। एक वायर के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो, और इस तरह के 4 वायर गौर से देखो, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर मुझे निकालनी है b बराबर कितना हो जाएगा, 4, एक वायर का निकालना था, मतलब 4 वायर का निकालना है, तो 4 इंटू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 वायर कितना आ जाएगा, μ0 अपॉन 4 पाई I अपॉन R, R का मतलब ये डिस्टेंस, यानी कि b/2 है ना।
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अब साइन अल्फा मीन्स 45, साइन बीटा यानी कि 45, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा 1/√2 प्लस 1/√2 मीन्स 2/√2 यानी कि √2। ये बी है नेट। अब अगर मुझे फ्लक्स निकालना है, ध्यान से देखना, तो फाई बराबर कितना लिखेंगे हम लोग, बी जो कि ये लिखा हुआ है, इनटू ये छोटा वाला एरिया ए स्क्वायर, यानी इसी में ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये जो भी है ना, पहले एक बार लिख देते हैं, ठीक है ना। बी की वैल्यू कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई, ये 4 से 4 कैंसिल है, 2 पर पहुंच जाएगा, ठीक है ना। तो 2√2 अपॉन कितना नीचे पाई, ठीक है। और बी आई जो है ना लिखा हुआ है इनटू ए स्क्वायर, आई को अगर एक तरफ कर दें तो यही बराबर है हमारे पास कितना, एम आई, आई गायब कर दो, एम की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। तो जब एम की हम वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, 2√2 म्यू नॉट ए स्क्वायर अपॉन पाई बी, यानी ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 27, ये कोलिजन बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। सेंटर ऑफ मास का, पार्टिकल ऑफ मास कैपिटल एम मूव कर रहा है वी नॉट वेलोसिटी से और कोलाइड कर रहा है स्मॉल एम जो कि रेस्ट पर है, इलास्टिक कोलिजन है। m1 मूव्स एट एंगल θ1 विद इनिशियल लाइन ऑफ मोशन एंड अदर एट θ2, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m अपॉन m, ठीक ना। और θ1 की वैल्यू θ2 के बराबर दे रखी है। तो ध्यान से देखना, कैपिटल M आगे आ रहा है वी नॉट वेलोसिटी से, यहीं पर एक स्मॉल m है, ये कैपिटल M हो गया, ये स्मॉल m है। कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद, ठीक है ना, क्या हो रहा है, जो कैपिटल M है ना वो θ1 एंगल पे जा रहा है, ये एंगल हो गया θ1, और जो स्मॉल m है वो θ2 एंगल पर जा रहा है। दोनों बराबर हैं तो हमने मान लिया थीटा, तो ये भी थीटा, दोनों ही थीटा है। θ1 बराबर थीटा, θ1 बराबर θ2, तो इसका मतलब ऊपर वाले को भी थीटा, नीचे वाले को भी थीटा। अब ध्यान से देखना हो क्या रहा है, ये जस्ट बिफोर कोलिजन, ये जस्ट आफ्टर कोलिजन। अगर मैं y डायरेक्शन की बात करूं, कह दूं कि ये डायरेक्शन x है और ये डायरेक्शन y है, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। पहले y डायरेक्शन की बात कर लो, कैपिटल M, इसकी वेलोसिटी हमने कितनी मान ली, v1, और इसकी वेलोसिटी मान लो v2, ठीक है। तो कैपिटल M v1 हॉरिजॉन्टल कॉस थीटा ऊपर साइन थीटा बराबर, स्मॉल m की बात करते हैं, हॉरिजॉन्टल कॉस थीटा वर्टिकल साइन थीटा, तो स्मॉल m v2 साइन थीटा, ठीक है। तो इसका एक रिलेशन आ गई, कैपिटल M v1 बराबर स्मॉल m v2, इक्वेशन नंबर 1। फिर देखना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कैसे लिखोगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियली मास कैपिटल M, वेलोसिटी v नॉट, तो मैं ऐसे लिखूंगा कैपिटल M v नॉट बराबर, यहां पर आ जाओ, स्मॉल m v2 cos थीटा प्लस कैपिटल M v1 cos थीटा, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2, इलास्टिक कोलिजन है, जिस डायरेक्शन में स्मॉल m जो रेस्ट पर था वो मूव कर रहा है ना, एक्चुअल में वही डायरेक्शन, ये वाली जो डायरेक्शन है वो कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन रही होगी। इसी डायरेक्शन में हमें E की इक्वेशन लिखनी है। E बराबर कितना है, 1, क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग लाइन या अलोंग कॉमन नॉर्मल, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इसका मतलब इस लाइन के अलोंग कैसे लिखोगे, पहले दिखा हुआ है v2 माइनस, ध्यान से देखना, इस v1 का इसी डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना जाएगा, v1 cos 2 थीटा, ये हो गई वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इन दोनों पार्टिकल के लिए अलोंग दिस लाइन, ठीक है ना। v2 माइनस इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट, तो v2 माइनस v1 cos 2 थीटा, ठीक है, बराबर E बराबर 1 है। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कैपिटल M ऐसे आ रहा है और उसका मुझे इस लाइन के अलोंग, नॉर्मल के अलोंग कंपोनेंट करना है, ठीक है ना, ये सीधे जा रहा था, तो v नॉट cos थीटा। अब हमारे पास 3 इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट
इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड, इन तीनों को सॉल्व करके, ठीक है ना, हमें कैपिटल M अपॉन स्मॉल m की वैल्यू निकालनी है इन द टर्म्स ऑफ थीटा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, तो देखना कैपिटल M अपॉन स्मॉल m बराबर आ जाएगा सॉल्व करने पर 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इसी की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है कैपिटल M अपॉन स्मॉल m की। कैपिटल M अपॉन स्मॉल m इन द टर्म्स ऑफ थीटा कितना आ गया, 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करने पर, ठीक है ना, थीटा के टर्म्स में। तो अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है कैपिटल M अपॉन स्मॉल m मैक्स, तो ये बराबर आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1, 4 माइनस 1 यानी कि 3। तो अपना आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 28, ये स्ट्रिंग वेव का क्वेश्चन है। ध्यान से देखें इस क्वेश्चन में है क्या। वायर ऑफ मास डेंसिटी 9 × 10⁻⁴ kg पर मीटर इज स्ट्रेस्ड बाय टेंशन, मतलब टी मालूम है, फिक्स्ड एट बोथ एंड, मतलब जो रस्सी है ना वो दोनों एंड पर फिक्स है, ठीक है, और दोनों एंड पर अगर एक स्ट्रिंग फिक्स्ड होती है ना, तो उसके जो वाइब्रेशंस होते हैं उनमें जो फ्रीक्वेंसीज मिलती हैं, हम जानते हैं इवन एंड ऑड दोनों तरह के हार्मोनिक्स मिलते हैं। तो अगर मैं कह दूं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी f0 है, तो f0 मिलेगा, 2f0 मिलेगा, 3f0 मिलेगा, डेट डेट। अब ध्यान से देखना, इन्होंने कहा है 500 550, इसका मतलब है कि दो कॉन्जिकेटिव फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस है, गौर से देखो 500 550 यानी कि 50। तो यहाँ पर भी देखो f0 2f0 मीन्स f0, 2f0 3f0 मीन्स f0। तो जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है इस वायर की वो कितनी मिल जाएगी मुझे, 50 हर्ट्ज। और अगर लेंथ L है, टेंशन वायर में दिया हुआ है, उसके करस्पॉन्डिंग मैं इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालूं। गौर से देखो, लेंथ ऑफ वायर में बतानी है तो हम कैसे लिखेंगे, f0 बराबर यहाँ आता है 1/2L √T/μ, यानी हमें निकालना है L लेंथ, कितना आ जाएगा 1/2f0, 2f0 यानी कि 50 √T, टेंशन कितना दिया हुआ है 9 × 10⁻⁻⁴ अपॉन म्यू, ठीक है ना। टेंशन, अच्छा टेंशन दिया हुआ है 900 अपॉन म्यू, म्यू कितना है 9 × 10⁻⁻⁴। इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके हमें लेंथ पता चल जाएगी कितनी आ रही है। तो सॉल्व करने पर ये वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर, वही हमें निकालनी थी। गौर से देखो तो आंसर हो जाएगा 10, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। ये एक इंसुलेटेड कॉपर वायर है, क्लोजली बाउंड स्पायरल के फॉर्म में, और एन टर्न्स हैं। इनर रेडियस है A, आउटर रेडियस है B, और मुझे सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, Z कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। मतलब ये XY प्लेन पर दिया है, करंट अगर इस तरह से मान लिया हम लोगों ने एंटी क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ आएगी। तो हम करेंगे क्या, R डिस्टेंस पर dr थिकनेस का एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे, एक कॉइल, और इसी कॉइल के कारण हम क्या निकाल लेंगे, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड। तो गौर से देखना, पहले तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट विड्थ निकाल लो। अगर टोटल टर्न n है तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट विड्थ हो जाएगा n/b-a। अब dr थिकनेस में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे, इनटू dr, n/b-a, ये हो गया नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट विड्थ इनटू dr थिकनेस हो गई। करंट अगर मुझे इसमें एक वायर में I दे रखी है, तो ध्यान से देखना, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड, इसका क्या फॉर्मूला होगा, कुछ ऐसे लिखेंगे, dB बराबर एलिमेंट के कारण यहाँ कितना μ0/4π, ये आ जाएगा 2πI करंट, ठीक है ना, एक टर्न के कारण 2πI अपॉन R इनटू जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक वो कितने हैं n/b-a इंटू dr, या कह दो कि इस छोटे से टुकड़े में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो dn है। तो dn बराबर कितना हो गया n/b-a इंटू dr। तो एक कॉइल में, मतलब एक टर्न में करंट आई है और सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो μ0/4π 2πIn, n का मतलब है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स यानी dn। तो dn की जगह मैं क्या लिख दूंगा, ध्यान से देखना, n/b-a
देख रहे हैं ना, n अपॉन बी माइनस ए इंटू डी आर। तो ये हो गया dB, यानी r से dr के बीच में जितने भी टर्न हैं उन सब के कारण हमने सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल ली। अब मुझे a से लेकर b तक जितने भी टर्न हैं उनकी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी b बराबर, वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ dB, और वो भी कहां से कहां तक, a टू b। बाकी सब कांस्टेंट हैं, बाहर निकाल लो, गौर से देखो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई एन, ऐसे तो सिर्फ डी आर अपॉन आर है, बाकी सब तो बाहर ही निकाला जाएगा ना। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, बराबर म्यू नॉट एन, देख रहे हैं म्यू नॉट, और ये एन, पाई से पाई कैंसिल हो चुका था, 2 है तो नीचे 2 भी आ जाएगा, और बी माइनस ए, ठीक है ना, ये बी माइनस ए आई इंटीग्रल डी आर अपॉन आर, कहाँ से कहाँ तक, ए से बी, देख रहे हैं, ए से बी। इसका मतलब है जैसे इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 बी माइनस ए एल एन बी अपॉन ए, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 बी माइनस ए एल एन बी अपॉन ए, जो कि ऑप्शन 1 में गिवन है। और ये क्वेश्चन एक बार एडवांस पे भी आ चुका है, मेंस पे भी आ चुका है, एक तरह से रिपीटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, आसान, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड, ठीक है ना। तो देख रहे हैं कि बहुत मुश्किल नहीं, सिर्फ हमें एलिमेंट लेना आना चाहिए, तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन कह सकते हो इसको, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, डायमेंशन का क्वेश्चन, डायमेंशनली इनकरेक्ट कौन सा है, ठीक है ना। तो बस डायमेंशन चेक करनी है। अब डायमेंशन चेक करने में क्या दिक्कत है, ठीक है। मान लो जैसे पहला डायमेंशन में चेक करूं, गौर से देखो, वर्क बराबर टाउ इंटू थीटा, तो जो टाउ की डायमेंशन है वही वर्क की डायमेंशन होती है, ठीक है ना। वहाँ पर भी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट टाइप का टर्म आता है, एफ इंटू आर, थीटा की कोई डायमेंशन होती नहीं है, ठीक है। तो हमें तो पता लगाना है इनकरेक्ट कौन सा है, तो ये तो सही है, गौर से देखो, एच बराबर 2t cos थीटा अपॉन रो जी आर, ये भी सही है। हमें ध्यान रखना इनकरेक्ट सिलेक्ट करना है, तो जो सही है वो सही नहीं है, ठीक है ना। गौर से देखो, जे बराबर एप्सिलॉन नॉट डी ई अपॉन डी टी, अगर इसकी हम बात करें तो हम लोग जानते हैं एक टर्म है ना, डिस्प्लेसमेंट करंट, ऐसे लिखा करते थे, क्या होता था, एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ क्या लिखते थे, डी फाई ई अपॉन डी टी। अब जो फ्लक्स है ऐसे ई इंटू ए, यही तो होता था। इसका मतलब अगर मैं यहाँ से डी फाई अपॉन डी टी निकालूँ तो हमें क्या मिलेगा, गौर से देखो, यहाँ पर a इंटू डी ई अपॉन डी टी, तो ये जो टर्म है डी फाई अपॉन डी टी, ठीक है ना, डिफ्रेंशिएट किया तो a इंटू डी ई अपॉन डी टी। अब एप्सिलॉन नॉट, अगर यहाँ पर वैल्यू पुट करूँ मैं आई डी, तो एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी किसके बराबर है, a, और ये क्या मिलेगा, डी ई अपॉन डी टी। अब आई डी अपॉन ए, यही तो होता है करंट डेंसिटी, बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ई बाई डी टी। इसका मतलब है डायमेंशनली ये भी करेक्ट है, ध्यान से देखो, जे बराबर एप्सिलॉन नॉट डी ई बाई डी टी। तो हम लोगों ने ये जो करंट डेंसिटी वाला टर्म है उसको यूज करके, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, ए एरिया तो फ्लक्स हो गया, डी फाई अपॉन डी टी निकालोगे, ए डी ई अपॉन डी टी उठा करके यहाँ रखा, एप्सिलॉन नॉट ए डी ई बाई डी टी, हमें एप्सिलॉन नॉट डी ई बाई डी टी, तो आई डी अपॉन ए करंट पर यूनिट एरिया, दैट इज इक्वल टू करंट डेंसिटी। नीचे आ जाओ, 6 पाई ईटा आर वी, यही होता है फोर्स, एफ बराबर कितना होता है, 6 पाई ईटा आर वी, यहां पर आर नीचे लिखा हुआ है, इसका मतलब है यही इनकरेक्ट है, और यही इनकरेक्ट है तो यही आंसर है, यानी कि ऑप्शन 4। तो इस तरह से हम लोगों ने मॉर्निंग शिफ्ट के पूरे 30 क्वेश्चंस जो भी हमने बच्चों से कलेक्ट किए थे उनका डिस्कशन कर लिया है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।